नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे या जिन्ना फार्मूला। दोस्तों, ये कहानी दोस्तों उस समय की है जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और पूरे भारत में तीव्र गति से उसका विरोध हो रहा था। और इसके विरोध स्वरूप नेहरू जी ने पंडित नेहरू जी, वैसे बोले तो इस संदर्भ में दो नेहरू हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो मैं आपको संदर्भ दे रहा हूँ वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी का दे रहा हूँ, जिन्होंने ब्रिटिश की इस चुनौती को स्वीकार किया कि भारतीय एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते जो सभी को स्वीकार्य हो। तो उन्होंने चुनौती स्वीकार की और नेहरू रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की। जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उससे भी कई सारे वर्ग सहमति नहीं रखते थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी दोस्तों एक थे, जिन्होंने नेहरू जी की रिपोर्ट का खंडन किया और उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मुस्लिमों के हित की जो बात है दोस्तों वो नहीं की गई है। तो इसे विरोध स्वरूप अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिन्ना ने जो 14 अपनी मांगे रखी, जो कहा कि हम ये चीजें चाहते हैं, अगर संविधान में इन चीजों को जगह मिलती है तो हम उन चीजों को स्वीकार करेंगे। और यही जो 14 मांगे थी दोस्तों, यही आगे चल करके स्थायी होते चली गई और आगे चल करके पाकिस्तान के रूप में, परिणत के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे आई, ये किसके विरोध के स्वरूप आई। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, क्लियर है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फार्मूला दिया। दूसरा, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि जो जिन्ना फार्मूला आया, कब आया दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री दोस्तों मांगे रखी। और अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे थी वो क्या थी। ठीक है, तो बारी बारी से दोस्तों हम इन पर चर्चा करेंगे और इन 14 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों हम पहले बिंदु की चर्चा कर लें तो इन्होंने कहा कि जो संविधान का स्वरूप होना चाहिए, क्या बोला, संविधान का जो स्वरूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, संघात्मक होना चाहिए। यहां पर शक्तियां जो हैं राज्यों को प्रदान कर दी जाएं। ठीक है, तो क्या बोला, संविधान कैसा होना चाहिए, संघीय होना चाहिए। कैसा, संघीय होना चाहिए। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी दोस्तों, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको प्रदान कर दी जाएं, ये प्रदान कर दी जाएं प्रांतों को दोस्तों। तो ये पहला बिंदु मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। पहला मांग उन्होंने क्या रखी कि जो संविधान का स्वरूप होना चाहिए वो संघीय होना चाहिए और सारी की सारी अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की जाएं, प्रांतों को प्रदान की जाए। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं दोस्तों, केंद्र को, यानी संसद को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे। ये तो भाई पहली मांग हो गई कि भाई ये हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी इन्होंने बात रखी कि देश की सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों और अन्य निर्वाचन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। किसने बोला कि विधानमंडलों में पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया जाए। किसको, अल्पसंख्यकों को। किसको प्रदान किया जाए कि भाई पूरा का पूरा नियंत्रण आप अल्पसंख्यकों को दीजिए और इनके प्रभाव में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी पाए। तीसरी बात उन्होंने रखी, सभी प्रांतों को
प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। क्या दी जाए दोस्तों? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्रता, कि ये प्रांत जैसा चाहे अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी राजनीति हो रही है? पूरी जो राजनीति, जो भारत को तोड़ने की दोस्तों राजनीति है ना, वो प्रारंभ हो चुकी है, कि पूरे राज्यों को सारे अधिकार देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जानते थे कि कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और ताकि भविष्य में कभी अगर उनको अलग होना पड़े तो भारतीय संघ से दोस्तों अलग होने के लिए वो स्वतंत्र रहेंगे। अगर अगले बिंदु पर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जितने भी सांप्रदायिक, अब सांप्रदायिक तो बात आप समझ रहे होंगे ना, इस सांप्रदायिक समूहों का जो निर्वाचन हो, किसका? जितने भी सांप्रदायिक निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन ना कहें, निर्वाचन तो होगा, सांप्रदायिक समूह दोस्तों, किसका? सांप्रदायिक समूहों का जो निर्वाचन होगा वो किस आधार पर होगा? वो होगा निर्वाचन पद्धति के आधार पर, निर्वाचन पद्धति के आधार पर, यानी इनके लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल बनेगा, है ना। वही बात है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वो क्या था? यही तो था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। तो ये 4 दोस्तों मांगे थी, और चलिए अब हम 5वीं मांग की बात करेंगे, और टोटल 14 मांगे हैं। 14 की चर्चा पूरी विस्तृत रूप से करेंगे, क्योंकि अगर पीसीएस IAS मेंस में अगर ये सवाल आता है और आप अगर विस्तार से चीजों को नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और अगर हम अब 5वें बिंदु पर हम बात कर लें, 5वां जो इनका बिंदु था वो ये था कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। कितनी? केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित। कितनी? 1/3 यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाए, यानी पूरे मुस्लिमों के वो अधिकारों की बात कर रहे हैं, पूरा एक समझ लीजिए पूरी सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं कि भविष्य में ताकि इनको किसी भी प्रकार की दोस्तों मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। तो भाई पांचवी भाई मांग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि केंद्रीय विधानमंडल में कितने मुसलमानों की आरक्षण की बात की, तो 1/3 सीटें जो थी उन्होंने कहा भाई मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी जाए। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो सभी संप्रदायों को, क्या बोला दोस्तों? सभी संप्रदायों को अगर हम बात करें तो धर्म, पूजा, उपासना, है ना, और बात करें तो विश्वास, इन सारी चीजों में क्या किया जाए, और शिक्षा भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, इनमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। क्या की जाए? है ना, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसको धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, शिक्षा, इन सभी चीजों में क्या मिलनी चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम नंबर 7 की दोस्तों हम बात कर लें तो भविष्य में अगर किसी भी प्रदेश का विभाजन किया जाता है तो बंगाल हो गया, हाँ, पंजाब हो गया, बंगाल, पंजाब, और तीसरा आपका होगा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जो आपकी अक्षुण्णता है उसको बनाए रखा जाए। क्या बोला? कि अक्षुण्णता को बनाए रखा जाए। फिर से समझा देता हूं मैं इस बिंदु का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत में अगर किसी भी नए प्रांत का गठन किया जाता है या विभाजन किया जाता है तो उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर किसी प्रकार से भी नहीं पड़ना चाहिए। उसकी अक्षुण्णता जो है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है।
अब देखो अगर आप ध्यान दें तो बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत ये तीनों ही आपके मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा राजनीति को समझ सकते हैं। ठीक है, 8वें बिंदु की अगर हम बात करें तो बोला, 8वीं मांग थी कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। क्या बोला कि सिंध को बंबई से अलग किया जाए, ये 8वीं मांग थी जिन्ना साहब की। बोला कि भाई सिंध को जो है बंबई से अलग कर दिया जाए, तो ये इनकी 8वीं मांग थी। टोटल 14 मांगे हैं और 8 हमारी हो चुकी है और 6 मांगों की हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी लोग अगर नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं तो अच्छी बात है भाई, उन सारी चीज़ों को आप जरूर अपने डायरी में, अपने नोट्स में लिखते रहें, ताकि परीक्षा के समय अगर आपको रिवीजन करना होगा तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दोस्तों नहीं मिलेगी। अगले अगर हम 9वें बिंदु की दोस्तों हम बात कर लें कि किसी भी विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित अगर कोई बात आती है, कोई विधेयक आता है, तो वह 3/4 सदस्य, यानी कि अगर किसी संप्रदाय से संबंधित कोई मामला अगर केंद्रीय विधानमंडल में आता है, तो जिस संप्रदाय से संबंधित वह मामला है, वह विधेयक है, और उस संप्रदाय के जब तक 3/4 सदस्य उसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं कर देंगे, तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, यानी किसी भी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक आता है, तो जब तक उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसको स्वीकृति नहीं करेंगे तक पारित नहीं होगा। ठीक है, अगली बात कही कि सभी सरकारी नौकरियों में, किसमें? सभी सरकारी नौकरियों में, नौकरियों की बात की भाई कि मुसलमानों को, किसको? मुसलमानों को उनकी योग्यता के अनुसार, भाई बात की ताकि ये वे छूता ना रहे, है ना, अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, सभी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें अगर कोई मुसलमान है, अगर वो योग्यता रखते हैं उस नौकरी के लिए, तो उनको बराबर अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, 11 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कैसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए? सुधार कार्यक्रम, यानी कि वेलफेयर से संबंधित जो कार्यक्रम है बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र था जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो 11वीं मांग थी दोस्तों। ठीक है, और अगर हम अगली मांग की बात करें तो सभी प्रांतीय विधानमंडलों में, क्या बोला? जितने भी प्रांतीय विधानमंडल हैं, सभी के सभी में मुसलमानों को, किसको? मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। वहां पर देखो किसमें बात की थी? केंद्रीय विधानमंडल में बात की थी, है ना, 1/3। और यहाँ क्या कि जितने भी भारत में प्रांतीय विधानमंडल हैं, हर विधानमंडल में 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित कर दी जाएं? मुसलमानों के लिए दोस्तों आरक्षित कर दी जाएं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो संविधान में मुस्लिम संस्कृति, भाषा, व्यक्तिगत तथा जितने भी धार्मिक मामले हैं सबका आवश्यक प्रावधान किया जाए, उनके वेलफेयर के लिए बात की जाए। यानी इन्होंने मुस्लिम संस्कृति के कल्याण की बात की कि सरकार जो है ऐसे कार्यक्रम लेकर के आए, ऐसे चीजें लेकर के आए जिससे मुस्लिमों की संस्कृति का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो भाई संरक्षण की भी ये बात कर रहे हैं। ये इनकी 13वीं मांग थी। और अंतिम दोस्तों और हम 14वीं मांग की बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। ठीक है, संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि यानी कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन
केंद्रीय विधानमंडल में लाया जाता है। तो जब तक सभी प्रांत उसके लिए अनुमति ना दे दें, सहमति ना प्रकट कर दें, तब तक कोई भी संवैधानिक संशोधन ना किया जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों जिन्ना जी की 14 मांगे थी और जो काफ़ी हद तक स्वीकार भी की गई 1935 के अधिनियम में, और आगे चल करके जो पाकिस्तान की नींव बनी वो यही मांगे बनी और एक कठोर होती चली गई। उन्होंने कहा इसके पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए, और परिणति के रूप में आप जानते हैं कि अगस्त 1947 में 2 राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना, और हमारा भारत 2 भागों में विभाजित हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने, और शेयर करना बिल्कुल भी वीडियो को ना भूलें। और शाम को 7:30 बजे हमारे साथ लाइव में जरूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे SSC GD की। तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, विश्व गुरु एक दिन बनेगा भारत।